Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is burn injuries. और बर्न इंजरीज़ का क्वेश्चन आता ही आता होता मोस्टली जो सारा एक ग्रुप है ये जिसमें से क्वेश्चन आना है उसमें से मोस्टली चैप्टर्स का ग्रुप 15 16 17 18 की बजाय इससे आता है 13 से आता है बर्न इंजरीज़ का। और उसमें ही सारी फ्लूइड थेरेपी वगैरह पूछ लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बर्न है, टिश्यू इंजरी, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है और इसमें डिफरेंट रीजनल इफेक्ट्स हैं, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, हर सिस्टम अफेक्टेड होता है। जैसे रेस्पिरेशन के ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनहेलेशनल इंजरी तो नहीं हुई कि स्मोक वगैरह कोई वो इनहेल तो नहीं कर लिया जिसकी वजह से कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन का लेवल भर गया हो। अबव 10% इट्स डेंजरस कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन का लेवल। हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। व्हाट इज़ हाउ डू यू क्लासीफाई बर्न्स। एक है हमारे पास पार्शल थिकनेस बर्न और एक है हमारे पास फुल थिकनेस बर्न। अब पार्शल थिकनेस बर्न को भी उसने इस तरह डिवाइड किया कि हमारे पास स्किन की होती है, स्किन में होती है एपिडर्मिस, फिर आती है हमारे पास डर्मिस। डर्मिस की होती है 2 लेयर्स, एक है पेपिलरी और एक है रेटिकुलर। उसने पार्शल थिकनेस बर्न को इस तरह डिवाइड किया है, वो कहता है पार्शल थिकनेस बर्न 2 तरह के होते हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप। सुपरफिशियल थिकनेस बर्न में एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होगी, साथ डर्मिस भी इन्वॉल्व होगी अप टू द लेवल ऑफ पेपिलरी डर्मिस, और ये पेनफुल होगा, ब्लिस्टर्स, एरिदिमा सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। पेन प्रिक सेंसेशन रिमेन्स नॉर्मल। ये बहुत पेनफुल होते हैं क्योंकि नर्व्स यहाँ की रहती हैं इंटैक्ट। द हील विदाउट रेजिडुअल स्कैरिंग विद इन 2 वीक्स। जो डीप पार्शल थिकनेस बर्न है ना उसमें भी रेटिकुलर लेयर तक सब इन्वॉल्व होगी, ठीक, डर्मिस की रेटिकुलर लेयर तक इन्वॉल्व होगी। और ये इतना पेनफुल नहीं होता, क्यों? क्योंकि पेन सेंसेशन चली जाती है, नर्व्स जो हैं क्रश हो गई हुई हैं, और इट टेक्स 3 और मोर वीक्स टू हील विदाउट सर्जरी एंड यूजुअली लीड टू हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग। फुल थिकनेस बर्न जो पूरी डर्मिस इट इज़ डिस्ट्रॉयड इन दिस बर्न, और पेशेंट्स नॉर्मल स्किन इज़ नाउ चैरेड ब्लैक, और कुछ जैसे ब्लैंचिंग इफेक्ट, यहाँ ब्लैंचिंग इफेक्ट था ना, वहाँ कोई ब्लैंचिंग इफेक्ट नहीं होगा, नो कैपिलरी रिटर्न, और यहाँ पे उसे ग्राफ्ट या फ्लैप रिपेयर चाहिए होते हैं हीलिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि प्री हॉस्पिटल के वो सबसे पहले ये है कि पेशेंट को आपने मैनेज कैसे करना है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि असेस कैसे करना है, रिससिटेट कैसे करना है। उसके लिए जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये आपको पता होनी चाहिए कि कितनी परसेंटेज बर्न हुआ है बॉडी में। मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिविरिटी की भी पता लगाने के लिए आपको ये देखना है कि कितना परसेंटेज बर्न हुआ है। परसेंटेज बर्न के लिए एक हमारे पास है स्मॉल पैची एरियाज ऑफ बर्न। उसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू असेस द एक्सटेंट। हम क्या करते हैं, पेशेंट का हाथ उसकी पाम और उसकी फिंगर्स के साथ रखते हैं, ऊपर उसके बॉर्डर्स बनाते हैं, वो पेशेंट का हाथ का जो सरफेस है ना इंक्लूडिंग द डिजिट्स एंड द पाम वो होता है 1%। अब उस लेट सपोज ये सारा 1% एक उसका पाम और डिजिट्स के साथ है। अब ये पेज हम काटेंगे और उसकी बॉडी पे मेजर करेंगे कितनी 1% सारे ऐड करेंगे ना, कितनी परसेंटेज फिर उसकी बॉडी अगर थोड़े बन जाए तो हम लोग आसानी से इस तरह के तरीके से कर सकते हैं। We cut the piece of the clean paper equal to the size of the patient's whole palm and digit hand, which represent the 1% of the total body surface area. दूसरा है the rule of 9, और rule of 9 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें कहते हैं हम अडल्ट के हेड एंड नेक 9% है, हेड एंड नेक बहुत आगे पीछे से, राइट आर्म टोटल 9%, लेफ्ट आर्म 9%, फ्रंट ऑफ द चेस्ट इज़ 9, बैक ऑफ द चेस्ट इज़ 9, तो टोटल जो हो गया हमारे पास हो गया 18% चेस्ट का। इस तरह एब्डोमेन का 9% फ्रंट, 9% बैक, टोटल हो गया 18%। जेनेटिलिया का 1% है। राइट थाई, राइट लेग, लेफ्ट थाई, लेफ्ट लेग, उसको उसने इस तरह डिवाइड किया 9 में, फ्रंट और बैक, तो टोटल पूरा 18 है, और ये भी 18 है। दूसरा है लंडन ब्राउडर चार्ट, और दिस इज़ मोर एक्यूरेट क्योंकि यहाँ पे उसने हर एक से मुराद हर एज ग्रुप को, द एज ऑफ द पर्सन विद द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया फॉर द हेड, इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया फॉर द थाइज एंड लेग्स। कि बच्चे की अलग है, बड़े की अलग है। ऑब्वियसली सरफेस एरिया ऑफ द हेड एंड नेक बच्चे का ज़्यादा होगा, बड़ों का कम होगा। एरिया इन द डायग्राम और एज इन ईयर्स, उसने ईयर्स के लिहाज से डिवाइड किया कि हेड का कितना होगा, थाई का और लोअर लेग्स, थाई और हेड का इंक्रीजिंग परसेंटेजेस है विद द एज, ठीक है। सिवाय हेड की डिक्रीजिंग परसेंटेज है। असेसमेंट ऑफ द डेप्थ, ये उसने डिफरेंट टाइप्स के दिए हैं। स्काल जो वेट बर्न्स कहलाते हैं, जो फ्रॉम द लिक्विड्स इट अकर्स, दीज बर्न्स अकर फ्रॉम द लिक्विड दैट आर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। फैट बर्न्स आर डीप डर्मल, फ्लेम बर्न्स, मिक्स बर्न्स, अल्कली बर्न्स, फुल थिकनेस। एसिड बर्न्स डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन, वीक है तो सुपरफिशियल, स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन तो डीप डर्मल, इलेक्ट्रिक बर्न्स तो होते ही फुल थिकनेस है।
ये क्वेश्चन आता है कि रिससिटेशन कैसे करेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपने देखना है एयरवे ब्रीदिंग इनहेलेशन कोई इंजरी तो नहीं है। अब अपने फ्लूइड रिससिटेट करना है। अगर तो किसी पर्सन का बॉडी सरफेस एरिया आपने कैलकुलेट किया वो 15 से ज़्यादा बर्नड है, किसी भी अडल्ट का 15 से ज़्यादा बर्नड हो और किसी भी चाइल्ड का 10% से ज़्यादा हो बर्नड, तो आपने लगा देना उस पर फॉर्मूला कौन सा, पार्कलैंड फार्मूला 4 मिलीलीटर। पार्कलैंड फार्मूला क्या है कि पहले 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे इंक्लूडिंग द टाइम जब वो बर्न हुआ, 24 घंटों के अंदर आपने कितना फ्लूइड देना है। आईवी फ्लूइड तो अब लगेगा 15 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा बच्चे में, तो आईवी फ्लूइड तो अब लगेगा ही लगेगा। तो अब आईवी फ्लूइड कौन सा लगता है, मोस्टली रिंगर्स लैक्टेट या रिंगर्स एसीटेट। लैक्टेट में एक ये है कि एसिडोसिस हो जाती है, तो अब रिंगर्स एसीटेट यूज़ करते हैं। बहरहाल फ्लूइड ही लगना चाहिए, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट या कोई कोलॉइड या क्रिस्टोलाइड नहीं लगना चाहिए। और अच्छा, अब हम 24 आवर्स में कितना फ्लूइड देना है ये कैलकुलेट करते हैं। 4 मिलीलीटर तो उसका पार्कलैंड का फॉर्मूला का एक डिजिट है। बॉडी वेट कितना है, लेट्स सपोज उसका बॉडी वेट है 30 और उसका सरफेस एरिया है 20, जो बर्न हुआ है 15 से ज़्यादा है, तो इसका निकाल दें। 3 2 6 6 4 24 2400 लेट्स सपोज मिलीलीटर। आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, कैलकुलेट इट योरसेल्फ। 2400 मिलीलीटर अगर फ्लूइड आया है, इसको आपने डिवाइड करना है 2 पे। क्यों, मैं बताती हूँ। 1200 आपने मिलीलीटर देने हैं पहले 8 घंटे में। 24 घंटे को भी आपने पहले 8 घंटे 1/3 जो उसका 8 घंटे पहले 8 घंटे में उसका रिक्वायर्ड फ्लूइड जो आपने पार्कलैंड फार्मूला से निकला है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसके पहले 8 घंटे में आप लोगों ने इसका 50% देना है। और फिर दूसरा 50% है 12 मिलीलीटर फ्लूइड आपने देना है नेक्स्ट 16 घंटों में। एम आई क्लियर? और इस तरह उसके साथ यूरिन आउटपुट भी उसका मेंटेन रखना है। ये हो गई जो लोडिंग, उसका इंट्रावेनस फ्लूइड एकदम उसे चाहिए, इन्फ्यूजन चाहिए। दूसरा है मेंटेनेंस। अब 24 घंटों के बाद आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स अब उसको कितना फ्लूइड देना है, वो इस तरह कैलकुलेट करना है कि जैसे हमने बताया कि पेशेंट का वेट जो है 30 है, 30 को हम डिवाइड करेंगे 10 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम प्लस जो रिमेनिंग है बॉडी वेट, लेट सपोज 20 बचेगा, नहीं 30, हाँ 30 का 10 10 और 10 ही बचेगा। या हम लेट सपोज इस बंदे का वेट 40 किलोग्राम ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अबव 20 किलोग्राम हम लोगों ने ये फॉर्मूले में आता ना, इसका 20 ले लेते हैं। पहले 10 किलोग्राम के लिए आपने 100 ml पर किलोग्राम लगाना है उसे फ्लूइड। फॉर्मूला है अभी कि फर्स्ट 100 ml पर किलोग्राम के लिए आपने फर्स्ट 10 किलोग्राम्स के लिए आपने 100 मिलीलीटर फ्लूइड देना है। सेकेंड 10 किलोग्राम्स के लिए आपने 50 मिलीलीटर फ्लूइड देना, और एवरी किलोग्राम अबव 20 किलोग्राम, मतलब जो बाकी 10 बच जाएंगे, 10 और जो ऊपर 10 बच जाएंगे उसके लिए 20 देना है। हम उसी पेशेंट का करते हैं जिसका 30 किलोग्राम है, पहले 10 किलोग्राम के लिए उसे 100 मिलीलीटर फ्लूइड देना है, दूसरे 10 किलोग्राम के लिए आपने उसे 50 मिलीलीटर फ्लूइड देना है, मल्टीप्लाई करके साइन, और जो भी 20 के ऊपर बच गए उसके ऊपर आपने देना है 20 मिलीलीटर फ्लूइड। अब कैलकुलेट करें, 100 × 1000, 1000 प्लस 500 प्लस 200 या आ जाएगा 1700 आई गेस। और ये है उसकी मेंटेनेंस डोज फॉर आफ्टर 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स बेसिकली आपने 1700 मिलीलीटर फ्लूइड उसकी मेंटेनेंस डोज है फॉर नेक्स्ट आवर्स। ठीक, और फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न वुंड्स। कौन कौन सी चीज़ें लगानी है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फाडाजीन, मेफिनाइड एसीटेट क्रीम और ये सारी क्रीम्स। इसका रॉटमी, ये प्रॉफ का क्वेश्चन भी आया हुआ 2020 का। स्कार इज़ अ कोआगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन, इट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीप बर्न। और इसका रिजिड होता है, इतना ज़्यादा रिजिड होता है, इतना ज़्यादा रिजिड होता है, और ये एक्सपैंड नहीं कर पाता, इट इज़ इन इलास्टिक। तो ये क्या करता है, अगर सर्कमफ्रेंशियल लिम्ब का बर्न हुआ, पूरी लिम्ब बुढ़ी है, पूरी बॉडी के इर्द गिर्द आया, तो इतनी टाइटली बॉडी को बाइंड कर लेता है, कोआगुलेट हो जाता है कि ब्लड सप्लाई रोक लेता है। इट लीड्स टू इस्कीमिया एंड मसल नेक्रोसिस। टू अवॉइड दिस कि नेक्रोसिस या इस्कीमिया ना हो, हम कर देते हैं स्क्लेरोटमी। हम बॉडी के स्पेसिफिक लैंडमार्क्स हमने रखे हैं, वहाँ क्या कर देते हैं, काट देते हैं, इंसिजन दे देते हैं। अगर अपर लिम्ब है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडल एक्सियल और एल्बो के ऊपर से जाते हैं एंटीरियर टू द एल्बो टू अवॉइड अल्नर नर्व डैमेज। हैंड है तो मिड लाइन हम लोग हर डिजिट पे इंसिजन दे देते हैं। लोअर लिम्ब है मिडल एक्सियल पोस्टीरियर टू द एंकल, और चेस्ट पे हम लोग क्लेविकल के नीचे से स्टार्ट करते हैं, एंटीरियर एक्सियल लाइंस को फॉलो करते हैं और फिर जिफी स्टर्नम तक। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग कैन अकर ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्क्लेरोटमी एंड एडिक्वेट ब्लड शुड बी अवेलेबल। और पेशेंट को एनाल्जेसिया दें, रिससिटेशन में है, अगर तो सिंपल बन जाए पैरास्टामोल एनसेड, लेकिन अगर लार्ज बने तो मॉर्फिन।
और एनर्जी, न्यूट्रिशन, नॉन थर्मल बर्न इंजरीज़ में केमिकल में सबसे ज़्यादा अल्कली बर्न करेगा, वो डीप होते हैं। एसिड कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इतने ज़्यादा नहीं करेगा। कोल्ड इंजरीज़, कोल्ड अगर बहुत ज़्यादा सर्द इन्वायरमेंट में चली गई और पेरिफेरल इंजरीज़ हो ही रही हैं, तो कोल्ड लिक्विड नाइट्रोजन टच हो गई है तो बॉडी को फ्रॉस्टबाइट हो रही है तो बॉडी को फ़ौरन डिवार्म करें एट 42 डिग्रीज़ में, रैपिड रिवार्मिंग चाहिए होती है। फिर इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं, लो टेंशन की तो सिग्निफिकेंट इतनी इंजरीज नहीं होती, हाई टेंशन में तो बहुत बुरी इंजरी होती है, यू कैन डाई इवन सीवियर एक्यूट हो तो। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।